अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मैरिगो। तो आज हम जो रिमेनिंग पार्ट है डी हाइपरटेंसिव ड्रग का उसका दूसरा पार्ट है वो करेंगे। और इसी वीडियो में मैं जो नोट्स हैं इन ड्रग से रिलेटेड, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से रिलेटेड, वो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो हमारे पास बाकी रह गए हैं वो है एक तो वेज़ोडाइलेटर्स, ठीक है, और एक जो रह गया हमारे पास वो रह गया है एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट एंड रेनिन इनहिबिटर। and renin inhibitors। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करेंगे वेसोडाइलेटर्स। अब वेसोडाइलेटर में तीन सब क्लासेस हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, हेड्रालिजन एंड मिनोक्सिडिल है, और उसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन है वेसोडाइलेटर में, जिसमें नेट्रोपोसाइड्स, डेक्साइड और फेनोल्डोपाम आता है। तो सबसे पहले तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करेंगे। अच्छा, वेसोडाइलेटर का जो फंक्शन है वो ये होता है कि वो ब्लड वेसल को डायलेट कर लेता है। ये डायरेक्टली एक्ट करता है स्मूथ मसल पे। जो वेस्कुलर स्मूथ मसल होते हैं उन पर ये डायरेक्टली एक्ट करता है थ्रू नॉन ऑटोनोमिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम क्लास करेंगे वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो उसमें जो एग्जांपल आती है वो आती है, ड्रग एग्जांपल है वो है नेफ्टिपिन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है वेरपेमेल, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं डिल्टियाज़म। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये मैकेनिज्म एक्शन ये है कि ये कैल्शियम चैनल जो इंट्रासेलुलर इन्फ्लक्स होता है उसको ये इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइज हो जाती है मेम्ब्रेन, और हाइपरपोलराइजेशन की वजह से जो मसल हैं वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं, और जो हमारे स्मूथ मसल हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये हम सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन के लिए रिकमेंड करते हैं, ठीक है। जो वेरापेमल और डेल्टियाज़म है, वेरापेमल और डेल्टियाज़म है, these are mm, these also reduce cardiac output, ठीक है। तो उसके बाद जो क्लास आती है ईसी की आती है वो आती है नेफ्रिडिपिन, जो कि हमने ये पढ़ी है। ये क्या है? नेफ्रिडिपिन एक्चुअली प्रोटोटाइप है जो कि डिहाइड्रोपेरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। क्या है? हाइड्रोपेरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब इसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं, एम्लोडिपिन है, ठीक है, कि हम एजमिक पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। निफेडिपिन फैमिली है जो भी, डिहाइड्रोपेरिडिन जो फैमिली है वो हम एजमिक पेशेंट हैं उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिलोडपिन है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इस्ट्रोडिपिन, ठीक है। और एक और बात, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो वेसोडाइलेटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कॉमन ड्रग्स हैं,
एज कम्पेयर टू हाइड्रोलाजीन और मिनोक्सिडिल। और जो नाइट्रोपरसाइड और डाइऑक्साइड है और फिनोल्डिपन ये तो इमरजेंसी मेडिसिन कंसीडर होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो हाइड्रोलाजीन और मिनोक्सिडिल से ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं या करेंगे सब क्लास वो है हाइड्रोलाजीन एंड मिनोक्सिडिल या ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोलाजीन करेंगे। अब हाइड्रोलाजीन क्या करता है? हाइड्रोलाजीन जो है apparently act through the release of नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है ना, और नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज हो गया तो जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं और जो वैसोडाइलेशन एज अ रिजल्ट होता है, तो जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब इसके कुछ कंपेंसेटरी इफेक्ट हैं और कुछ सीवियर भी हैं, जिनमें सबसे पहले है लूपस एरिथमेटोसिस। अब ये क्या चीज़ है? ये तब काज होती है काज्ड बाय ओवरडोज ऑफ हाइड्रोलाजीन 200 mg पर डे और 200 mg पर अबव। ठीक है ना। अब लूपस एरिथमेटोसिस है क्या? लूपस एरिथमेटोसिस इज एन एक्टिव इम्यून डिजीज इन विच इम्यून सिस्टम अटैक ऑन इट्स ओन टिश्यू। क्या है? ऑटो इम्यून in which immune system attacks its own tissue। ठीक है, अब जो हम अब जो हम करेंगे वो है मिनोक्सिडिल। है ना, तो अब ये लूपस एरिथमेटोसिस से अगर हमने बचना तो हमें चाहिए कि हमने जो इसकी जो हाइड्रोलाजीन की जो डोज लेनी है वो 200 mg से लेस देन लेनी है। ठीक है ना, टू रिवर्स lupus 200 mg पर डे रिक्वायर्ड होती है इसकी जो डोज। ठीक है ना, अब जो हमने पढ़ना है वो है मिनोक्सिडिल। ठीक है, मिनोक्सिडिल क्या है? मिनोक्सिडिल बेसिकली एक प्रोड्रग है। ये मेटाबोलाइज होकर अपने मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है जो क्या है मिनोक्सिडिल सल्फेट। ये पोटेशियम चैनल ओपनर है। तो क्या होगा जब पोटेशियम चैनल इनफ्लक्स, जो पोटेशियम इनफ्लक्स होगा तो जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है वो हाइपर पोलराइज, जो इंट्रासेलुलर सरफेस है मैंने कि वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी। और अगर हाइपर पोलराइज होगी तो जो हमारे वेस्कुलर स्मूथ मसल हैं वो रिलैक्स होंगे और रिजल्ट का हो गया वैसोडाइलेशन होगी, और वैसोडाइलेशन होने के बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात, मिनोक्सिडिल causes हिर्सुटिज्म। अब ये हिर्सुटिज्म क्या है? हिर्सुटिज्म ये है कि हिर्सुटिज्म इज वेयर व्हेन वुमेन हैव थिक डार्क हेयर ऑन देयर फेस, अनवांटेड हेयर ग्रोथ ऑफ अनवांटेड हेयर्स स्पेशली इन फीमेल्स। ठीक है ना, तो ये इसका एक कंपेंसेटरी इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है, और यही साइड इफेक्ट मिनोक्सिडिल का किसी चीज़ का इलाज भी है। तो इस चीज़ का मिनोक्सिडिल also used to treat
बार्नेस इत्थे आगे ना बोलो मैं तो मिनोक्सिडिल अनवांटेड हेयर की ग्रोथ को भी काज करती है और मिनोक्सिडिल आल्सो यूज टू ट्रीट बार्डनेस। ठीक है, तो अब हमारी जो लास्ट रह गई है वो है इमरजेंसी मेडिसिन जो हाइपरटेंसी में यूज होती हैं। तो वो है फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोक्लोराइड्स। ठीक है, उसके बाद डियाजोक्साइड, फिर फिनोल डिपाम। बारी बारी हम इन सबको करेंगे। नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है? अब नाइट्रोक्लोराइड है, ये एक्ट कैसे करता है? नाइट्रोपस इज अ लाइट सेंसिटिव शॉर्ट एक्टिंग एजेंट। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो फ्यू मिनट होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फ्यू मिनट्स, दैट्स वाई इसकी कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस जरूरी होती है। ठीक है, अब इसका एक और मेन फंक्शन भी है, ये यूज होता है, डॉक्टर जो हैं सर्जन यूज करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, ड्रग मॉलिक्यूल इटसेल्फ रिलीज करता है और स्टिमुलेट कर देता है गुआनिलाइल साइक्लेज को, जो कि साइक्लिक गुआनिन मोनोफॉस्फेट है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है और क्या होता है ऐसा रिजल्ट? रिलैक्सेशन इन द वेस्कुलर स्मूथ मसल होती है, जो है नाइट्रोक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है इटसेल्फ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि ये स्टिमुलेट कर देता है गुआनिलाइल साइक्लेज को, और गुआनिलाइल साइक्लेज क्या करता है? अगेन वो करता है साइक्लिक गुआनिजीन मोनोफॉस्फेट की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और फिर क्या होता है? रिलैक्स हो जाते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल। ठीक है, अब हम आते हैं डियाजोक्साइड पे। ठीक है, डियाजोक्साइड, अब जो डियाजोक्साइड है ये भी एक पोटेशियम चैनल ओपनर है, तो इसका भी सेम फंक्शन एज है जैसे हमने मिनोक्सिडिल का पढ़ा है क्या है, इसी तरह इसका भी सेम फंक्शन है। तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ आल्सो यूज टू ट्रीट हाइपोग्लिसीमिया। और एक और बात, इसकी हम इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग है। लॉन्ग है, प्लस हम ये आईवी बोलसेस दे सकते हैं इसके, प्लस हम आईवी इन्फ्यूजन कर सकते हैं। आईवी इन्फ्यूजन और आईवी ब्लोसस में हमने आपने कन्फ्यूजन है ना, आईवी इन्फ्यूजन वो होता है जिसमें हम किसी पेशेंट को कंटिन्यूसली ड्रग दे रहे होते हैं, और आईवी बोलसेस ये होता है कि हम एक ही टाइम पर उसको एक हाई डोज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई 5 ml का, फॉर एग्जांपल डाइजोक्साइड हमने एक ही मरतबा 5 ml का इंजेक्शन दे दिया है, और अगर हमने इसी को आईवी इन्फ्यूजन में कन्वर्ट करना है तो हम वही 5 ml हम किसी ड्रिप में इंजेक्ट करके, जो कि ऑलरेडी उसको लगी हुई होगी, उसमें हम इंजेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि वो जो आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्फ्यूज होगा, एडमिनिस्ट्रेटेड होगा। ठीक है ना?
तो उसके बाद जो रह गया है इमरजेंसी मेडिसिन में, वो रह गया फिनोल्डापाम। फिनोल्डापाम क्या करता है? फिनोल्डापाम जो है वो डोपामिन रिसेप्टर की एक्टिवेशन करता है। इससे क्या होता है? आर्टेरियल वैसोडाइलेशन हो जाती है। फिनोल्डापाम causes dopamine D1 receptors। क्या होता है? ये आर्ट्रियोलर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रह गया है वो लास्ट क्लास रह गई है, और वो क्लास है एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट एंड रेनिन इनहिबिटर्स। लेकिन उससे पहले फिनोल्डापाम, इसका भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फ्यू मिनट्स है, अबाउट 10 मिनट्स, ठीक है ना। तो इसको भी हम एज ए IV इन्फ्यूजन देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी लास्ट क्लास रह गई है वो है एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट, ठीक है। एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट एंड रेनिन इनहिबिटर्स। ठीक है। अब जो एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट है ये आगे फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड होती हैं। जो पहला है वो है एस इनहिबिटर्स, जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको ARBs भी हम कहते हैं, ठीक है। जो हम इसमें करेंगे फॉर इसकी जो एग्जांपल है वो है कैप्टोप्रिल, एस इनहिबिटर्स की, ठीक है। इस तरह और बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, बुक में सिर्फ एक दो दी होती है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जितना मैंने गेन किया है नॉलेज, उतना मैं आप तक पहुंचाऊं। तो इसके अलावा और कौन सी हो सकती है? बिनाज़ाप्रिल है। जिन क्लास में ये प्रिल आ रहा है वो एस इनहिबिटर्स होंगे, ठीक है, आपने याद रखना है, ये उनकी निशानी है। उसके बाद एनालाप्रिल है। उसके बाद आ जाओ फर्दर, तो है लिजिनोप्रिल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो रैमिप्रिल है। मे भी इनसे ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो जितना मुझे पता लगा, जितना मैंने कोशिश की, वो आपको मैंने बता दिया। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये क्या करता है? ये जो एस इनहिबिटर्स हैं ये एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। कौन सा एंजाइम? जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम काइनेज 2 है, उसको इनहिबिट कर देते हैं। जो क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 से कन्वर्ट करता है, वो फिर कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि जो एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन 2 लेवल है वो कम हो जाता है ब्लड में, और क्या होता है? इंक्रीज इन एंडोजीनियस वेसोडाइलेटर्स लाइक कैनन फैमिली, एंड वी कॉल इट ब्रेडिकैनन। होता क्या है? फॉर एग्जांपल, ये है एंजियोटेंसिन 1, और ये एंजाइम हमें चाहिए काइनेज 2 एंजाइम है, जो इसने एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करना है एंजियोटेंसिन 2 में। अब एस इनहिबिटर्स हैं जो, वो इसको इनहिबिट करेंगे ताकि एंजियोटेंसिन 1 है वो कभी भी कन्वर्ट ना हो एंजियोटेंसिन 2 में। तो क्या होगा कि जो एंजियोटेंसिन की
कंसंट्रेशन होगी ब्लड में वो डिक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा कि रेनिन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी, एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो क्या होगा कि जो वाटर और सॉल्ट है उसकी रिटेंशन नहीं होगी, वाटर और सॉल्ट ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सक्रीट होगा। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सक्रीट होगा तो क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होने से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा या एक नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है। अब एक और बात, जो एस इनहिबिटर्स है ना, ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। एस इनहिबिटर की बात नहीं हो रही, खाली जितने भी एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट है ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सीवियरली, स्ट्रिक्टली। ठीक है। एस इनहिबिटर्स आर contraindicated in pregnancy। ठीक है। क्यों? ये एस इनहिबिटर जो हैं ये सबसे पहले आपको समझ आएगी, मैं समझाता हूँ आपको कैसे क्यों ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इनकी पहले हम कंपेंसेटरी इफेक्ट्स जो हैं वो पढ़ लें। कंपेंसेटरी इफेक्ट क्या है? ये पहले तो अप टू 30% पेशेंट्स में कफ काज करता है। अबाउट 30% पेशेंट। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हाइपरकलीमिया काज करता है। ठीक है। उसके बाद ये रीनल डैमेज करता है उन लोगों में जिनको ऑलरेडी कोई रीनल डिजीज होती है। ठीक है ना, जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग रीनल वेस्कुलर डिजीज होती है। लेकिन इसका एक फंक्शन है कि ये डायबिटिक किडनी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब कहने का ये कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, उनमें अगर उनको हाइपरटेंशन की भी बीमारी है तो उनके लिए एस इनहिबिटर्स जो हैं, कैप्टोप्रिल जो भी है, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वो डायबिटिक किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि ये रीनल डैमेज करते हैं, तो ये प्रेगनेंसी में क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? वो इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि ये फीटस में रीनल डैमेज करते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि रीनल एजेनेसिस क्या होती है, रीनल एजेनेसिस द एब्सेंस ऑफ किडनी। तो जब किडनीज ही नहीं है तो जिंदगी ही कैसे होगी? तो इस वजह से ये जो एस इनहिबिटर्स हैं ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और जो रेनिन इनहिबिटर है जो कि न्यू फैमिली है एलिस्कैरिन, हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो भी इनहिबिट है प्रेगनेंसी में। ठीक है। अब जो हमने सेकेंड क्लास पढ़नी है वो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है। हम थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है। इनमें जो फैमिली आती है सबसे पहले तो आ जाती है लोजार्टन, जिसके एंड पे टन आ रहा है वो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है। लोजार्टन है, उसके बाद वाल्जार्टन है। ठीक है। उसके बाद रिब्जार्टन है। उसके बाद कैंडिजार्टन है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं एंजियोटेंसिन 2 एट इट्स एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर साइट पे। जो ये क्या करते हैं, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है ना, जहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 ने अपना बॉन्ड बनाना रिसेप्टर के साथ। ठीक है ना, ये एफिनिटी जिसको हम कहते हैं, तो उस जगह पर ये इनहिबिट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 को एट इट्स एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर साइट। ठीक है। इसका ये माना जाता है कि ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर
ब्लॉकर्स हैं, ये एस इनहिबिटर से ज़्यादा अच्छे हैं। किस लिहाज से कि इसका जो एडवांटेज ऑफ जो है कफ का एडवांटेज ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत लोअर है। एडवांटेज ऑफ लोअर इंसिडेंस ऑफ कफ। आल्दो ये हाइपरकीमिया भी काज करते हैं और फीटल, उसके बाद रीनल डैमेज भी काज करते हैं फीटल में, फीटस में और आम लोगों में भी, और डायबिटिक किडनी को ये भी सपोर्ट करते हैं। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। ठीक है, बाकी सारे बताया था क्यों प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो एस इनहिबिटर्स में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ लास्ट वन जो है हमारा जो रह गया है वो है रेनिन इनहिबिटर्स। अब रेनिन इनहिबिटर्स हैं, ये न्यू ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप में, और ये क्या करती है, इनहिबिट्स रेनिन एक्शन ऑन इट्स सबस्ट्रेट एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो है एलिस्कैरिन, ओनली वन। क्या करती है, ये जो न्यू ड्रग है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ग्रुप ऑफ ड्रग है जो कि रेनिन के एक्शन को इनहिबिट कर देती है एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर। ठीक है ना, इसमें जो टॉक्सिटीज हैं, जो एडवर्स इफेक्ट हैं या साइड इफेक्ट हैं, उनमें इंक्लूड है हेडेक। ठीक है, ठीक है, उसके बाद डायरिया आ जाता है। ठीक है, ये दो साइड इफेक्ट हैं जो इसके हैं। इसके बाद ये भी स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जल्दी जल्दी में मैं लिख रहा हूँ और उसकी वजह से मैं बस कुछ भी नहीं देख रहा कि स्पेलिंग मिस्टेक है या क्या है। ठीक है ना, तो ये था आज का टॉपिक, और होप कि आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आई भी हो। तो ये पार्ट टू था जो हमने आज कंप्लीट किया। पार्ट टू मैं बनाने की कोशिश कर रहा था बहुत देर से, मतलब आज ही मैंने बनाना था, लेकिन क्या हुआ कि मैं बना रहा था पार्ट टू, तो इसी वक्त मैं पहुंचा था, मेरा सिर्फ रेनिन इनहिबिटर्स रह गया था। तो क्या हुआ कि लाइट चली गई, ऊपर से मेरा नेट भी काम नहीं कर रहा था मोबाइल का। तो ये पैड है जिस पर मैं बनाता हूँ, तो नेट पे चलता है, तो काम करना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, जो मेरी 28 मिनट की जो मेहनत थी वो वेस्ट चली गई। तो ये मैं दोबारा बना रहा हूँ ये वाली वीडियो। तो इसी वीडियो में मैं अपने नोट्स का लिंक भी सेंड करूँगा, और अगर जिनको लिंक वो अगर लिंक से नहीं ओपन होता तो वो इस ईमेल पर रब्ता कर सकें, ESC फोकस। अलबत्ता ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। इसलिए नोट्स दे रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये पढ़ लिया है तो इसका आपको एडवांटेज भी हासिल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हो। जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो ESC-FG ग्रुप की ESC-FG पाकिस्तान मेडिकल स्टूडेंट ग्रुप की तरफ से हैं। तो वो एक चार्ज करते हैं अमाउंट, जो उनके अपने मेंबर्स हैं ESC-FG के, उनसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और बाकियों से वो थोड़ी सी अमाउंट चार्ज करते हैं जो कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, सिर्फ वही, है ना। लेकिन दिस चैनल, ये जो मेरा चैनल है मिस्टर मेडिको, ये भी इन एसोसिएशन विद ESC फोकस ग्रुप पाकिस्तान है। तो इस पर आपको जो भी नोट्स मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, उनकी कोई उनके कोई चार्जेस नहीं होंगे। बाकी अगर आपको लिंक से नहीं ओपन होते वो नोट्स, तो आप इस ईमेल पर अपना जो एड्रेस आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप मिस्टर मेडिको के तवज्जुह से जाएं, आप मिस्टर मेडिको के तवज्जुह से मैसेज करें,
तो इंशाल्लाह आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स में क्या, नोट्स में हाई डिटेल्ड मैंने कुछ कंडीशंस के साथ हाइपरटेंशन के साथ कुछ कंडीशंस हैं कि फॉर एग्जांपल कि हाइपरटेंशन जो है प्रेगनेंसी में हो तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। हाइपरटेंशन अगर डायबिटीज़ के साथ में रीनल डिजीज़ है तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। इस तरह के जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो मैंने पॉइंट्स बना के दिए हैं। और उसके बाद 25 हाई यील्ड एमसीक्यूज हैं, क्लिनिकल सिनेरियोज हैं, वो सेल्फ जनरेटेड है मेरी तरफ से, हम मैं वो मैंने जनरेट किए हैं। तो एक एक कंसेप्ट है उसमें। आप हमें इंशाल्लाह अगर आपने ये दोनों वीडियोस देखी हैं तो वो सारे एमसीक्यूज आपसे हल हो जाएंगे। और एट द एंड नोट्स के एंड पर मैंने हर एमसीक्यूज का जो सही ऑप्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो जाते जाते मैं एक और बात बताता चलूँ, आपको एक हिंट देता चलूँ। जो एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में यूज़ होती हैं, जो सबसे सेफर ड्रग है, फिर उससे नीचे जो ड्रग है उनके बारे में। तो आपने ये नहीं मानना कि जो खाली मिथाइल डोपा ही प्रेगनेंसी में यूज़ होती है। एंटी हाइपरटेंसिव यूज्ड इन, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका निमोनिक बनाएंगे। निमोनिक बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। निमोनिक बनाने की ना कोशिश किया करो, क्योंकि निमोनिक से एक तो इंसान को अगर खुद के जनरेट किए हुए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर निमोनिक का ये फ़ायदा है कि आपको कुछ ना कुछ याद रह जाता है। अब जो बेटर है उससे हम लेंगे बीटा ब्लॉकर्स है। कौन सा? लेबिटोलोल, ठीक है। उसके बाद मदर के बारे में आ दो तो हमने पढ़ा था मिथाइल डोपा, ठीक है। उसके बाद केयर, केयर से क्लोनिडीन आ गया, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के बाद डिहाइड्रो पिरामिड पैरिडीन्स आ गई, जो कि हमने फिलोडिपिन, एम्लोडिपिन और इसराडिपिन जो फैमिली पढ़ी थी वो। डिहाइड्रोपेरिडीन फॉर एग्जांपल एम्लोडिपिन, ठीक है, डिपेंस फैमिली, ठीक है ना। और हाइपरटेंसिव से होगा हाइड्रिलाजीन, ठीक है। उसके बाद है पैराजोसिन। हाइड्रिलाजीन के बारे में आपने ये बात रखनी है कि हाइड्रिलाजीन तब यूज होगी जब एमरजेंसी होगी, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी होगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हमने हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हाइड्रिलाजीन को यूज़ करना है अगर प्रेगनेंसी है। हमने नेट्रोपेरोसाइड, डेजोक्साइड और फिनोल्डोपोन को एज ए इमरजेंसी मेडिसिन यूज़ नहीं करना अगर तो प्रेगनेंसी है। तो ये था आज की वीडियो में। होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया हो इजीली, वेल एंड गुड। मैंने बहुत इजी करके आपको एक चीज़ बताई है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। अगर आपने गौर से देखा या आपने गौर से पढ़ा है तो इंशाल्लाह आप इन वीडियोस को देखने के बाद एक मरतबा गो थ्रू हो जाओ। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको एक मरतबा गो थ्रू होने की ज़रूरत होगी। सिर्फ आपने ये वीडियोस देखी हैं और आपने मेरे नोट्स को फॉलो किया है, उनमें से जो एमसीक्यूज है वो कर लिए हैं, तो आपका ये एंटी हाइपरटेंसिव आपकी फिंगर टिप्स पर होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि आई थिंक एंटी डायबिटिक ड्रग्स पर होगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द बनाने की। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।